रिविजन जीएस क्लासेज में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग प्रत्येक शनिवार और रविवार को हमारी जो क्लास होगा वो 10th एनसीईआरटी पैटर्न पे होगी। जो बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी करता है उन बच्चों के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है। तो आप लोग बिहार बोर्ड के यदि गंभीरतापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी इस लेक्चर के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी पूरा कर सकते हैं। आप अन्यथा किन्हीं कोचिंग संस्थान में पढ़े अथवा न पढ़े उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं काफ़ी सिस्टमेटिक तरीक़ा से मैं आपको लगातार मैं पढ़ाने वाला हूँ। और आज जो हमारी क्लास होगा वो फर्स्ट क्लास है 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। 10th क्लास सिविक्स ये हमारी टॉप विषय है, जिसमें चैप्टर हमें पढ़ना क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो हमारी चैप्टर क्या है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हमें पढ़ना है। और इन्हें समझने के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे चुके हैं ताकि यहाँ पे बच्चों को एक आंसर राइटिंग लिखने का मेथड पता हो कि हमें किस प्रकार हमें जवाब देना चाहिए। और मैं इन्हीं स्ट्रेटजी के आधार पे मैं आपकी क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हमारी क्वेश्चन ही आ रहा है क्या, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कहते किसको है? जब हमारे देश में जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जब नहीं थी तब हमारे ऊपर जो शासन की जो तमाम प्रक्रिया था जो कि नहीं राजा के पास में नहीं था। उन राजाओं के पास सारी शक्ति क्या थी, उनके पास जमा हुआ था और अपने शक्ति का दुरुपयोग भी कभी कभी कर लेते थे, क्योंकि उनका चयन वोट के आधार पर नहीं होता था, जनता के द्वारा नहीं की जाती थी, बल्कि उनका चयन जो होता था जो वंशानुगत होता था। क्या होता था? वंशानुगत। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में कि हमें जो शासन की जो व्यवस्था मिली है, जो भारत में जो शासन की जो व्यवस्था है जो कैसी है, लोकतांत्रिक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेसी है जो दो यूनानी शब्दों से बना है, एक को क्या बोलते हैं? डेमो, और सेकंड को क्या बोलते हैं? क्रेसी बोलते हैं। हम इन्हें दो पार्ट में बांट दिए हैं। डेमो का मतलब होता है जनता का और क्रेसी का मतलब होता है जनता के लिए। यानी कि यहाँ पे सारी शासन व्यवस्था जो तैयार किया गया है, जो डिजाइन किया गया है वो जनता के लिए ही है और जनता के द्वारा ही क्या होगी, इस शासन व्यवस्था को निर्माण किया जाएगा। यानी कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सारी जो शक्ति होगा जो किस में होगा? जनता में होगा। शक्ति का मतलब संप्रभुता, यानी कि लोकतंत्र में संप्रभुता किस में निहित होता है? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बन जाता है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में संप्रभुता किस में निहित होता है? तो ये किस में निहित होता है? जनता में निहित होता है। आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हम लोग परिभाषा भी दे सकते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति है, ये जो इस व्यक्ति ने परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, ये परिभाषा इसे दिया गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। ये जो कथन जो कहने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। उस व्यक्ति का नाम क्या था? अब्राहम लिंकन। तो हमें ये सारी बातें समझ में आ रही होगी कि आखिर लोकतंत्र में जो शासन की जो व्यवस्था है जो किसके द्वारा तय किया जाता है? जनता के द्वारा होता है। यानी कि इस पूरे शासन व्यवस्था में, पूरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सर्वोपरि होता है जो कौन होती है? जनता होता है। कौन होता है? जनता। यानी कि जनता नहीं तय करती है कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यदि शासन में जाने वाला जो व्यक्ति है वो जनता के द्वारा चुनकर जा रही है तो उसे कौन सी लोकतंत्र बोलेंगे? यदि उनकी प्रतिनिधि ने किन्हीं का चयन कर रहा है तो वो क्या कैसी लोकतंत्र होगा? यानी कि यहाँ पे चयन के आधार पर, चयन या तो कह सकते हैं चुनाव,
चुनाव प्रक्रिया के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होती है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक हमारा जो क्या होती है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब वैसी लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन व्यवस्था में भाग लेता है। जनता इसमें क्या करती है? स्वयं शासन प्रशासन में क्या होती है? भाग लेती है और वो खुद ही नियम कानून बनाती है अपने सामाजिक राष्ट्र हित में, स्वयं हित में। जो कानून होती है वो क्या होती है? वो जनता स्वयं बनाती है। तो हम इस व्यवस्था को बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जब जनता का प्रतिनिधि इसमें क्या लेती है? भाग लेता है। इसमें जो भाग लेने वाला व्यक्ति होगा जो क्या होगा? प्रतिनिधि, यानी कि जनता के द्वारा जो चुना गया जो व्यक्ति होता है, यदि उन व्यक्ति ने किसी का चयन किया तो हम इस व्यवस्था को बोलेंगे अप्रत्यक्ष। और भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है? अप्रत्यक्ष है। यानी तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। भारत में कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। भारत की लोकतंत्र में संप्रभुता किस में निहित होता है? तो जनता में निहित होता है। किस में होती है? जनता में निहित होती है। और लोकतंत्र कितने प्रकार के होता है? तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक को बोलेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरे को क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत में कैसी व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की व्यवस्था है। तो हम लोग ये चुनाव से संबंधित पढ़े। अब इसके यदि मैं विधि निर्माता जो संसद होता है, यदि उस संसद की बात करें तो यहाँ पर संसद का 3 अंग होता है। संसद का कितने अंग होता है? संसद का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इनके 3 प्रमुख अंग होता है। एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को क्या बोलते हैं? लोकसभा। और एक को क्या बोलते हैं? राज्यसभा कहते हैं। और एक को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। एक क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। तो यहाँ भी आपकी क्वेश्चन बनता है कि संसद का कितने अंग होता है? तो संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है। संसद क्या होती है? 3 अंगों से मिलकर बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का जो चुनाव होती है, लोकसभा का चुनाव प्रणाली कैसी है? तो लोकसभा का चुनाव में कौन भाग लेता है? जनता भाग लेता है। जब लोकसभा के चुनाव में जनता यदि पार्टिसिपेट करता है, जनता यदि क्या नॉमिनेट करता है, तो हम इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? यहाँ पे चुनाव कैसी व्यवस्था है? प्रत्यक्ष होती है। यदि जनता का प्रतिनिधि क्या ले? भाग ले। जनता का प्रतिनिधि क्या ले? इस चुनाव में भाग ले, तो हम इसे बोलेंगे कि राज्यसभा में चुनाव प्रणाली का जो व्यवस्था है जो कैसी है? अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन फिर बन जाता है। और राष्ट्रपति का भी चुनाव ये जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। तो यहाँ भी चुनाव, यहाँ भी कैसी व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष है। तो ये आपका बेसिक है जो हम यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, हम लोग एक एक करके सारी बात मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से बना है। एक को हम क्या बोलते हैं? जनता, दूसरे को क्या बोलते हैं? जनता के लिए। यानी कि इसमें अब्राहम लिंकन के परिभाषा के अनुसार क्या कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। और ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को चुनाव के आधार पर 2 भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरे को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब जिसका सीधा चुनाव जनता के द्वारा यदि किया जाए और वह चुना हुआ व्यक्ति लोकहित, समाज हित एवं राष्ट्र हित में यदि कार्य करता है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे आप जानते होंगे स्विट्जरलैंड के किन्हीं क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत में जो शासन की जो व्यवस्था है वो कैसी है? अप्रत्यक्ष है। क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति चुनाकर जाने वाला जो व्यक्ति होती है, जो संसद में पहुँचने वाला व्यक्ति होती है, वो जनता के द्वारा न चुन के बल्कि जनता के प्रतिनिधियों ने उन्हें चुनकर भेजता है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि वैसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें जनता के प्रतिनिधि के द्वारा यदि चुनाव किया हो और वही व्यक्ति राष्ट्रहित, समाज हित एवं लोकहित में कल्याण की कार्य करता है, नीति
निर्धारण करता है, नीति का निर्माण करता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। तो आप लोग का यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात बोले क्या? संसद, क्योंकि विधि का निर्माण यहाँ से ही होती है। तो संसद के 3 प्रमुख अंग होता है। एक को बोलते हैं लोकसभा, दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा और तीसरे को बोलते हैं राष्ट्रपति। जो लोकसभा होती है ना, जो संसद का सबसे निम्न सदन होता है, इसे क्या बोलते हैं? निम्न सदन। जो लोकसभा होता है, जो संसद का क्या होता है? निम्न सदन होता है। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। ये क्या होती है? उच्च सदन होता है। और राष्ट्रपति होता है, ये संसद का अभिन्न अंग है। ये कौन सा अंग है? अभिन्न अंग है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव लेवल पे भी होती है, तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, और राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होती है। आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रहा होगा। मैं अब बात करने वाला हूँ सीधे, यहाँ पे एक टॉपिक का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र में सत्ता की जो साझेदारी होती है, ये क्या होती है? सत्ता का साझेदारी का मतलब शासन व्यवस्था में जो जाने वाला जो राजनीतिक पार्टियां होती है, जो अपनी शक्ति और क्षमता के आधार पर क्या करती है? आपस में गठबंधन करता है, और उस गठबंधन के आधार पर क्या बनाती है? एक सरकार बनाती है। और उन सरकार के द्वारा क्या होती है? राष्ट्रहित में काम की जाती है। यानी कि यहाँ पे बहुमत की सरकार बनता है। यानी कि भारत में जो व्यवस्था है, जो कैसी व्यवस्था है? बहुमत की सरकार बनता है। जिन पार्टियों की यदि बहुमत क्या होगा? अधिक होगा, तो उन्हीं का सरकार होगा। तो इसमें क्या होती है? पार्टी क्या होती है? बदल जाती है। यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है, जो इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में होते रहती है, तो इन आधार पे क्या होती है? पार्टियों में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी का मतलब कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी शक्ति और क्षमता के आधार पर किसी भी पार्टी में वो क्या करता है? समझौता करता है, तो इस व्यवस्था को हम बोलेंगे सत्ता की साझेदारी। किसी के साथ साझेदारी कर लिया, बराबरी का हकदार बन जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? सत्ता की साझेदारी। और हमें यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ रहा होगा कि सरकार क्या होती है। यानी कि यहाँ पे बहुमत की सरकार कहने का मतलब कि सरकार होता क्या है? तो सरकार का यहाँ पे प्रमुख 3 अंग होता है। इसमें एक को हम क्या बोलते हैं? विधायिका। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं। दूसरे को हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। और इसका तीसरा जो अंग होता है कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग होता है उसे बोलते हैं न्यायपालिका। क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। विधायिका का मतलब जिनके द्वारा नियम कानून का निर्माण करना, नियम कानून का बनाना, यानी कि समाजिक एवं लोकहित एवं राष्ट्रहित को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो नियम बनाया जाता है, वो नियम बनाने की जो शक्ति है, जो किसको दिया गया? विधायिका को दिया गया। और विधायिका के बनाए गए नियम कानून के आधार पे कार्य करने की जो प्रणाली होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। और इन दोनों में यदि किसी प्रकार का यदि मतभेद हो, विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून यदि कार्यपालिका के द्वारा सही रूप से लागू नहीं करवाया गया, तो वहाँ पे न्याय के लिए कौन खड़ी हो जाती है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या होती है? यहाँ पे स्वतंत्र होता है। एक क्या होती है? स्वतंत्र व्यवस्था। इन दोनों में से किसी के ऊपर भी ये क्या कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है, सुनवाई कर सकती है। ये शक्ति किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे जो देश की जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो विधायिका का वास्तविक प्रधान होते हैं, ये विधायिका क्या होते हैं? वास्तविक प्रधान होते हैं। लेकिन नहीं, सॉरी, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है, जो कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं। यानी कि कार्यपालिका की जो सारी शक्ति होती है, उस कार्यपालिका की जो वास्तविक जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का
पद क्या है, प्रधानमंत्री के पास में होता है। और इसका नाम मात्र की जो शक्ति होता है जो किस में होता है, राष्ट्रपति में होता है। किस में होती है, राष्ट्रपति में होता है। तो ये आपका बेसिक था। यदि आप लोग कहते हो कि सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार को यहाँ पे अंग के आधार पर वो डिवाइड कर चुके हैं। यानी कि हमारी जो सरकार होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जो इन 3 खंडों में बंटे हुए होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है सीधा नियम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है नियम कानून के आधार पे उन्हें कार्य करना होता है, और न्यायपालिका का काम होता है न्याय की देने का इनका काम होता है। तो इन आधार पर क्या होती है, सरकार बनती है, सरकार चलती है। और जिन व्यक्ति का इसमें जाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा है यहाँ पे क्या होती है, पहुँचती है। किस विधि के द्वारा, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि भारत में जो शासन की जो व्यवस्था जो कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन की प्रणाली है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात हमने क्या यहाँ पे हम आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मैं अब अपनी क्लास को आगे की ओर ले जाएंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है, कैसे। यानी कि हमारा देश में, हमारे देश क्या है, बहुल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, बहुल जनसंख्या बहुल आबादी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे विभिन्न कैटेगरी के लोग रहते हैं। क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन आधार पर हमारे देश में क्या होते हैं, लोग बटे होते हैं। यानी कि सामाजिक यहाँ पे जो सभ्यता और संस्कृति है तो सभी का विभिन्न है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आप लोग का आता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है, कैसे। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर क्या है कि हमारे समाज में विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग, विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग और विभिन्न क्षेत्र के में रहने वाले लोग हमारे क्या क्या होती है, उपस्थित होता है, जो एक सामाजिक सूचक है। ये हमारे समाज की आईना है जो हमें कई ग्रुपों में बांट के दिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक मुद्दे होते हैं हमारे देश में, कुछ ऐसे सामाजिक मौलिक मुद्दे होते हैं जहाँ पे सभी लोग अनेक होते हुए भी क्या होती है, एक होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, अनेक होते हुए भी क्या होती है, एक होता है। ये जो प्रवृत्ति है जो भारत जैसे देश में ही देखने के लिए मिलता है, और यही हमारे देश के सबसे बड़ी क्या है, खूबसूरती है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं सीधा सीधी कि प्रत्येक समाज में सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। समाज में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, लिंग इत्यादि के लोग रहते हैं, जो एक सामाजिक विभाजन का सूचक है। यह आवश्यक नहीं है कि हम राजनीतिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार है, क्योंकि भिन्न समुदाय का विचार भिन्न हो सकता है लेकिन उनका हित समान हो सकता है। यानी कि सारे देश के तमाम व्यक्ति का हित एक समान है, भले हम लोग बटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए इसका उत्तर में है नहीं, जैसे में दिया गया कि मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार जो भी व्यक्ति था, लेकिन तमाम उत्तर भारत के जो व्यक्ति था जो मुंबई में काम करते थे, मुंबई के कल कारखानों में काम करते थे, बिहार के लोग, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, बंगाल के लोग, इन तमाम उत्तर भारत के जो निवास करने वाले जो लोग थे जो मुंबई में कल कारखाने में काम करते थे। लेकिन वहाँ पे एक घटनाएं घट जाती है, हिंसात्मक व्यवस्था बन जाती है। किस आधार पर, मराठियों ने क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारे क्षेत्र के जो भी लोग था, जो किसी एक मौलिक मुद्दा बनाकर कि हमारे उत्तर भारत के व्यक्ति के साथ, उत्तर भारत के मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है, तो वहाँ पे सारे जाति के लोग, सारे धर्म के मानने वाले लोग, सारे जो अलग अलग भाषा था, उन सभी लोग क्या हो गए, एक हो गए और एक होकर उस मराठियों से लड़ाई लड़े। और ये हमें सूचक देता है कि हम लोग हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होती है जो अलग होते हुए भी हम लोग क्या होते हैं, एक होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यदि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कई प्रकार की परिभाषा मैं बताने वाला हूँ, वो जिसका आप वेट करेंगे। दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या, नेक्स्ट वीडियो में धर्म क्या है, जाति क्या है, भाषा क्या है, लिंग क्या है, जातीय विषमता क्या है, ये सभी हम लोग देखेंगे उसमें। और एक एक करके मैं उन तमाम
आईने को मैं पढ़ेंगे और इन डायमेंशन के आधार पर ही हम लोग आंसर भी देंगे, इसी से हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा। यदि आप हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप हमारे चैनल को जो रिवीजन जीएस क्लासेज है आप इसे पूरा पुरजोर तरीका से दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे दोस्तों।